हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आनुवंशिकता और वातावरण देखेंगे, जिसमें इनका अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, वंशानुक्रम की संरचना, आनुवंशिकता और वातावरण में संबंध, ये सभी पॉइंट कंप्लीट किए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आनुवंशिकता और वातावरण। सबसे पहले देखेंगे आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकता को ही वंशानुक्रम भी कहते हैं। क्या होता है आनुवंशिकता? माता पिता और पूर्वजों के हस्तांतरित किए हुए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। बच्चे के माता पिता और जो पूर्वज होते हैं, उनके द्वारा बच्चे को जो शारीरिक और मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। आगे है वंशानुक्रम की परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम की परिभाषाएं दी हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर हम वही बताएंगे। फर्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। क्या कहा था इन्होंने? शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। ऊपर जो परिभाषा बताई गई, इन्होंने वैसा ही कहा था कि जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं माता पिता से जो संतानों में हस्तांतरित हो जाती हैं, वही वंशानुक्रम है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि वंशानुक्रम जो होता है उसमें वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जन्म के समय नहीं बल्कि जब गर्भाधान होता है तभी से व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम में वह सभी बातें समाहित रहती हैं। आगे देखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? बीजमैन। इस सिद्धांत में क्या है? इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। क्या होता है? बालक को जन्म देने वाला जो बीज कोष होता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। बीजमैन का कथन है। क्या कहा है बीजमैन ने? बीज कोष का कार्य केवल उत्पादन कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो क्या है यहाँ पे कि बीज कोष जो होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। यह सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। किसने दिया था? बीजमैन ने। दूसरा सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। इसमें क्या है? इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। अर्थात बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद होते हैं। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। तो ये दोनों में समानता हो गया, तो यह हो गया समानता का सिद्धांत। जैसे बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होंगे, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होंगे और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण होंगे। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। मानसिक दृष्टि से तो हो गए, शारीरिक दृष्टि से भी माता पिता के ही समान होते हैं बच्चे। यह हो गया समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट है विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? बालक अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, एकदम से भिन्न नहीं, कुछ भिन्न होते हैं। अतः एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे से समान होते हुए भी बुद्धि, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या कह रहा है कि एक ही माता पिता के अगर 2 बच्चे हैं तो वे एक दूसरे से समान होते हुए भी कुछ चीज़ों में भिन्न होंगे, जैसे बुद्धि में, रंग में, स्वभाव में, इन कुछ चीज़ों में भिन्न हो सकते हैं। इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों में अनेक पैतृक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। इसका कारण क्या है कि माता पिता के जो उत्पादक कोष होते हैं उसमें अनेक या कई प्रकार के पैतृक होते हैं जो अनेक प्रकार से संयुक्त होकर भिन्न भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भिन्नता के सिद्धांत में
कि बच्चे जो होते हैं वह माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, पूर्ण रूप से भिन्न नहीं, कुछ भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। समानता में हमने पढ़ा था कि माता पिता के समान गुण होते हैं, और विभिन्नता के सिद्धांत में पढ़ा था कि माता पिता से कुछ भिन्न गुण पाए जाते हैं। लेकिन प्रत्यागमन में क्या हो जाता है, माता पिता से बिल्कुल विपरीत ही गुण हो जाते हैं। अर्थात बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति, और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चे कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। यहाँ बच्चे कैसे होते हैं, माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण वाले। तो यह हो गया प्रत्यागमन। समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, ये तीनों ही सिद्धांत क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। क्या कह रहा है कि जो गुण माता पिता द्वारा अर्जित किए जाते हैं वह उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे क्या है, इस नियम को अस्वीकार करते हुए लैमार्क ने लिखा है, लैमार्क ने इसे अस्वीकार किया है, और उन्होंने क्या लिखा है, व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। क्या क्या इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा जो कुछ भी जीवन में अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा जो उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। उदाहरण इन्होंने किसका लिया था, जिराफ में। जिराफ की गर्दन पहले बहुत लंबी होती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगी, जिराफ की गर्दन छोटी होने लगी थी, और उनके बच्चों में भी वो गुण दिख रहे थे कि उनकी गर्दन भी छोटी होती थी। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अर्जित जो गुण होते हैं उनका संचरण अगली पीढ़ी में होता है। तो यह कहा था लैमार्क ने। और जबकि जो ये अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत है, इसमें क्या था कि अर्जित गुणों का गुण संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मेंडल का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग किसमें किए थे, मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों और चूहों पर किया था, और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इसकी व्याख्या करते हुए बीएन झा ने लिखा है, जब वर्ण संकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर कि वर्ण संकर जो प्राणी या वस्तुएं होती हैं वह धीरे धीरे अपने मौलिक या सामान्य रूप पहले उनका जो स्वरूप था, जो रूप था, उसके बाद वो वर्ण संकर बनी। तो वर्ण संकर जो होते हैं वह अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। और इसके लिए बीएन झा ने क्या लिखा है कि जब वर्ण संकर जो होते हैं वह अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। मेंडल कहाँ के निवासी थे, मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे। आगे देखेंगे वंशानुक्रम की रचना। वंशानुक्रम की रचना कैसे होती है। फर्स्ट है, जीव शास्त्रियों का मत है कि मानव शरीर की रचना कोषों से होती है। किससे होती है, कोषों से होती है। प्रारंभ में गर्भावस्था में भ्रूण का निर्माण केवल एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। इन उत्पादक कोषों में से एक कोष पिता का होता है जिसे शुक्र, और दूसरा कोष माता का होता है जिसे अंड कहते हैं। संयुक्त कोष और उत्पादक कोष 2, 4, 8, 16, 32 के क्रम में संख्या में बढ़ते जाते हैं। शुक्र और अंड दोनों ही उत्पादक कोषों के रूप में कुछ गुण या दोषों का हस्तांतरण करते हैं। ये गुण दोष भ्रूण में प्रवेश कर जाते हैं और जन्म के बाद यही वंशानुक्रम कहलाते हैं। तो ये हो गई वंशानुक्रम की रचना। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, मानव जाति में वंश सूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। एक जोड़ी में दो वंश सूत्र या गुणसूत्र। तो कुल कितने होते हैं, 46, या इन्हीं को कह सकते हैं 23 जोड़ी। पुरुष के 46 वंश सूत्रों में 23 जोड़ों में केवल 22 जोड़ों के वंश सूत्र ही अपने समान जोड़ीदार के समान होते हैं। 23वीं जोड़ी के वंश सूत्र असमान होते हैं। 23वीं जोड़ी का एक वंश सूत्र लंबा छड़ीनुमा होता है और इसे यक्ष वंश सूत्र कहते हैं, जबकि दूसरा छोटा गोल सा होता है, इसे वायु वंश सूत्र कहते हैं। इसके विपरीत नारी में
23वीं जोड़ी के वंशसूत्र भी समजात होते हैं। नारी की 23वीं जोड़ी के दोनों वंशसूत्र लंबे छड़ीनुमा होते हैं क्योंकि वे पुरुष के यक्ष वंशसूत्र जैसे होते हैं, इसलिए इन्हें यक्ष वंशसूत्र कहते हैं। क्या हो गया यहाँ पे कि जो मानव जाति में जो वंश सूत्रों या गुण सूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 46 या 23 जोड़ी होती है। और पुरुषों में क्या होता है कि 22 जोड़े समान होते हैं, अपने जोड़ीदार के समान होते हैं, लेकिन जो 23वां होता है वह अपने जोड़ीदार के समान नहीं होता। उसमें एक लंबा छड़ीनुमा होता है जिसे यक्ष कहते हैं और दूसरा छोटा गोल सा होता है जिसे वाई कहते हैं। ये है 23वां जोड़ा। एक जोड़े में 2 होते हैं तो 23वें जोड़े में एक यक्ष हो गया और एक वाई हो गया। इसके विपरीत नारी में क्या होते हैं, 23 जोड़ी के वंशसूत्र सभी समजात होते हैं, इसमें कोई अलग नहीं होते। और 23वीं जोड़ी में कैसे होते हैं, 23वीं जोड़ी के जो दोनों वंशसूत्र होते हैं या गुण सूत्र होते हैं वे दोनों ही लंबे छड़ीनुमा होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें यक्ष वंशसूत्र कहते हैं क्योंकि ये पुरुषों के यक्ष वंशसूत्र के समान होते हैं। तो ये हो गया वंशसूत्र गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष की 23वीं जोड़ी यक्ष व वायु गुणसूत्र होते हैं जबकि नारी की 23वीं जोड़ी में यक्ष और यक्ष गुणसूत्र होते हैं। इसी 23वीं जोड़ी के वंशसूत्रों के कारण ही पुरुष तथा स्त्री का लिंग भेद विकसित होता है, जिसके कारण ये वंशसूत्र लिंग वंशसूत्र कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे पुरुष का नारी में तो यक्ष ही होते हैं और पुरुष में यक्ष वाई होते हैं। अगर यक्ष मिलेंगे तो किसका जन्म होगा, लड़की का, और अगर वाई यक्ष मिलेंगे या यक्ष वाई मिलेंगे तो किसका जन्म होगा, लड़के का। तो यक्ष में लड़की और वाई में लड़का। आगे देखेंगे वातावरण। वातावरण क्या होता है, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से ढकने वाला। क्या हुआ पर्यावरण का अर्थ, चारों ओर से ढकने वाला। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, जो भी व्यक्तियों के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करे वह सब कुछ पर्यावरण में सम्मिलित किया जा सकता है। आगे देखेंगे वातावरण की परिभाषाएं। इसमें भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वह यहाँ बताई जाएंगी। तो फर्स्ट है रॉस। रॉस के अनुसार वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्या है वातावरण, वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये परिभाषा किसने दी थी, रॉस ने दी थी। दूसरी परिभाषा है वुडवर्थ के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था, वातावरण में वे समस्त तत्व सम्मिलित हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया है। क्या क्या सम्मिलित हैं वातावरण में, जो व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित करते हैं वे सब तत्व सम्मिलित हैं। किसकी परिभाषा है, वुडवर्थ के अनुसार। नेक्स्ट है डगलस तथा हालैंड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा था, वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा वृद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। ये परिभाषा हो गई डगलस और हालैंड के अनुसार। आगे देखेंगे वातावरण का महत्व। फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति के विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का वातावरण गर्भावस्था के दौरान से ही उसके विकास को प्रभावित करने लगता है। कब से करने लगता है, गर्भावस्था के दौरान ही। गर्भाशय के उपरांत लगभग 9 माह तक भ्रूण का विकास माता पिता के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय के वातावरण के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि गर्भाशय का वातावरण विकार युक्त होता है तो बालक के विकास में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावनाएं होती हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि गर्भाशय में जब बालक रहता है तो उसके वातावरण की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर गर्भाशय का वातावरण विकार युक्त होगा तो उससे बालक के विकास में व्यवधान उत्पन्न होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, उचित वातावरण के अभाव में बालक का शारीरिक गठन, उसकी हष्ट-पुष्टता, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक तथा मानसिक विकास पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उत्तम वातावरण में पलने वाले बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया तथा बौद्धिक क्षमता अधिक होती है। वातावरण व्यक्ति के ऊपर अमिट व दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। क्या है यहाँ पर कि जो उत्तम वातावरण में जो बच्चे पलते हैं उन बच्चों का सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी शारीरिक विकास, ये सभी विकास अच्छी तरह से होते हैं। और वातावरण जो होता है वो बच्चों पर कैसी छाप छोड़ता है? अमिट और दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। वातावरण से शारीरिक गठन, हष्ट-पुष्टता, लंबाई चौड़ाई सभी में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया वातावरण का महत्व। तो वंशानुक्रम का जितना महत्व है उसी प्रकार वातावरण का भी व्यक्ति के जीवन में, बालक के जीवन में बहुत महत्व होता है। अब आगे देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण में संबंध। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही महत्व काफ़ी अधिक है। दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। मानव विकास में दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों ही अलग अलग तरह से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। विकास कार्य में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कैसा संबंध है वंशानुक्रम और वातावरण में? मेन पॉइंट ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वुडवर्थ ने कहा है, क्या कहा है वुडवर्थ ने? व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि दोनों का गुणनफल है। ये परिभाषा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि व्यक्ति क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। और वंशानुक्रम और वातावरण में कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।